सुबह का सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था, लेकिन तुलू शहर के बाईस रोशनी फैल रही थी। जसपाल अपने कमरे में एक कुर्सी पर बैठा हुआ खिड़की में से देख तो बाहर रहा था, लेकिन उसका जहन उलझा हुआ था। बलदियो सिंह ने आते हुए एक खुशखबरी के बारे में कहा था। वो यही थी कि लोगों में एकदम से उनके लिए हमदर्दी की लहर उठ गई थी, लेकिन ये कोई ऐसा इशारा नहीं था कि वो इलेक्शन जीत जाने की वजह से बन सकती थी। उसे यह एहसास हो गया था कि अभी बहुत कुछ करने को है। उसके जहन में ये बात गूंज रही थी कि भारत में इलेक्शन लड़ना और बात है और इलेक्शन जीतना दूसरी बात। ये एक आर्ट है, वही इस्तेमाल करते हैं जिसे ये आर्ट आता हो। वो यही सोच रहा था कि अगर ये आर्ट है तो कैसे है, इस आर्ट को कैसे सीखा जा सकता है, इसे किस तरह अपने लिए इस्तेमाल करे। वो यूं ही ख्यालों में उलझा हुआ था कि हरप्रीत कौर उसके लिए गिलास में दूध लेकर आई। उसने दूध का गिलास उसे थमाते हुए कहा, लो ये पी लो, फिर जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। जल्दी से क्यों, आराम से क्यों नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा और गिलास में से सिप लेकर पास धरी मेज पर रख दी। हरप्रीत कौर साथ पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, जल्दी से इसलिए कि तुम्हें मिलने के लिए थानेदार नीचे लॉन में बैठा इंतजार कर रहा है। वो इतनी सवेरे सवेरे, जसपाल ने हैरत से पूछा तो वो हंसते हुए बोली, ये तो वही बता सकता है। अच्छा मैं आता हूँ, तुम उसे कोई नाश्ता भिजवा दो, जसपाल ने कहा और गिलास उठा लिया। हरप्रीत उठकर चली गई। वो तैयार होकर नीचे आया तो नाश्ते की मेज पर हरप्रीत के साथ किरण कंवर, तोतिन और बलदियो सिंह बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे थे। उसे खुशगवार हैरत हुई। वो उनसे मिला और कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, हरप्रीत तुम तो थानेदार का कह रही थी, वो बैठा है बाहर। वो हंसते हुए बोली, और तुम लोग कब आए हो, उसने पूछा। रात 2 बजे के करीब अनुजियत हमारे साथ ही आया है, वो सुबह सुबह कहीं निकल गया है, बलदियो ने कहा तो जसपाल उठते हुए बोला, मैं जरा थानेदार, तुम नाश्ता करो, बैठा रहने दो उसे, हरप्रीत ने कहा और प्लेट उसकी जानिब सिरका दी। नाश्ते के दौरान वो नकोदर में होने वाले मामले की रोताज सुनाता रहा, यहाँ तक कि वो इंतजामिया और सियासतदानों के लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर आए थे। खुशगवार माहौल में नाश्ता खत्म कर लेने के बाद बलदियो ने कहा, इसे जल्दी फारिग करके आओ, मैंने तुमसे एक अहम बात करनी है। ओके, जसपाल ने कहा और उठ गया। थानेदार लॉन में बैठा हुआ था। जैसे ही वो पोर्च में आया, उसे देखते ही वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। जसपाल उसके पास जाकर कुर्सी पर बैठ गया तो वो सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो कैसे आए हो। मैंने जी आपको सलाम करना था और साहब का एक छोटा सा पैगाम आप तक पहुंचाना था, उसने शर्मिंदगी और लजाजत से कहा। अच्छा, मेरे पास वक्त नहीं है, जो कहना है जल्दी से कहो, जसपाल ने सर्द लहजे में कहा। बस जी गलती होगी, साहब कहते हैं कि माफ कर दे, मैं इसलिए, उसने बात अधूरी छोड़ दी। उसने ये सब किया क्यों, जबकि तुम लोगों का पता था कि गजेंद्र सिंह मैंने नहीं मारा, मैं उस वक्त कहाँ था, वो कहीं मरा। और जसपाल ने कहना चाहा तो वो तेजी से बोला, सर माजरत ख्वाह हूं कि आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये एक हकीकत है कि आपको या अनुजियत जी को अभी सियासी जिंदगी का तजर्बा नहीं है। इन सियासी लोगों के साथ हमारी क्या मजबूरी होती है ये हम ही जानते हैं। मैं बहस नहीं चाहता, मुझे वही करना है जो कानून और इंसाफ चाहता है। अब तुम जा सकते हो, जसपाल ने उठते हुए कहा तो वो मायूसियाना लहजे में बोला, जो मैंने कहा। यह कहकर वो वापसी के लिए मुड़ गया। थानेदार चंद लम्हे खड़ा देखता रहा, फिर वो भी वापिस चला। जसपाल सीधा अंदर गया जहां जूती ने बताया वो सब ऊपर आपके कमरे में बैठे हुए हैं। बलदियो सिंह, नौतिन कंवर, किरण कंवर के साथ हरप्रीत भी वहीं बैठी हुई थी। जैसे ही जसपाल सिंह उनके पास बैठा तो बलदियो ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, जसपाल सिंह जी, ये जानते हो कि माफिया क्या होता है। ये कहकर वो खामोश हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वो खुद ही कहने लगा, खैर जो भी कहते हैं, तुमने उसका नाम तो सुना ही होगा। चंद लफ्जों में यूं समझ लो कि एक खास मकसद के लिए लोगों का इश्तराक होता है, जो हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल करके अपना मकसद हासिल करते हैं। तुमने क्रिकेट जुआ तो सुना होगा। बज़ाहिर कोई बंदा सामने दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरी दुनिया में ये जुआ खेला जाता है। आखिर कौन लोग हैं इसे मुनज़्ज़िम करने वाले, कोई कुव्वत तो होगी। इसी तरह अब हर मामले में माफिया काम कर रहा है। मईशत पर माफिया, लैंड पर माफिया, यहाँ तक कि सियासत पर भी माफिया ही काम कर रहा है। इसका किसी पार्टी, किसी गिरोह या किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या तुम्हें इस मामले की खबर है? नहीं, मेरे लिए ये एक नई बात है, लेकिन समझ में आती है, जसपाल ने जवाब दिया। मैं ज्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना कहूंगी कि जिस तरह लैंड माफिया में दलाल होते हैं, माशी मामलात में दलाली चलती है।
बिल्कुल उसी तरह आलमी सतह पर सियासत माफिया में भी दलाल मौजूद हैं और ये हर मुल्क में पाए जाते हैं, यहाँ तक कि भारत में भी, बल्दियों ने समझाते हुए कहा। क्या ये किसी आर्ट के साथ इलेक्शन में उम्मीदवार जितवाते हैं? जसपाल ने पूछा। हाँ, निचले दर्जे का सियासी वर्कर भी उसमें शामिल है, जिसे ये खबर नहीं होती कि वो किसके लिए क्या काम कर रहा है, और ऊपर तक वो सारे लोग शामिल होते हैं जिन्होंने हुकूमत बनानी होती है। तो हमें क्या करना है? उसने पूछा। मैंने ऐसा ही एक दलाल तलाश कर लिया है। यहाँ इस हल्के के लिए? उसने पूछा। हाँ, अनुचित की जीत 100% होगी, रकम उन्हें मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने किसी एक के साथ तो सौदा तय करना है। बल्दियों ने पुर यकीन लहजे में कहा तो जसपाल चंद लम्हे सोचता रहा, फिर फैसले कुन लहजे में बोला। तुम अगर समझते हो कि उन्हें रकम दे दी जाए तो दे दो। मैं ये भी नहीं कहता कि वो जमानत है, पूरी जमानत है। उन्होंने 10 करोड़ मांगे हैं, जिनमें से मैंने 5 उन्हें दे दिए हैं। उसने पुरसकून अंदाज में कहा। दे दिए? जसपाल ने चौंकते हुए कहा। हाँ, और मैं उसका मुतालबा भी नहीं करूंगा बाकी इलेक्शन जीतने के बाद, और अगर वजीर बनाना है वो बाद में डील होगी, समझ लो कि ये इन्वेस्टमेंट है। उसने जसपाल के चेहरे पर देखते हुए कहा। डन हो गया, जसपाल ने कहा। अब हमें जितने की जरूरत है, अब जो करना है उन्होंने नहीं करना है, यहाँ तक कि वो जल्द से भी अरेंज करेंगे और वोटर को घर से भी लाएंगे। ये कहकर वो हंस दिया। अब क्या करना है? किरण कंवर ने पूछा। एंजॉय करो, बाकी सब इलेक्शन के बाद होगा, उसने कहा और कुर्सी पर मुतमईन अंदाज में बराजमान हो गया। उन्हीं लम्हात में नौतिन कंवर का फोन बज उठा। वो जमाल का फोन था। उसने सारी बात सुनकर फोन बंद किया और सबको बता दिया। अब क्या करे? नौतिन ने पूछा। बच्चन कंवर से पूछने, वो जैसे कि उसे मजबूरी भी बता देना कि इस वक्त वो किन लोगों के पास है। जसपाल ने साफ लफ्जों में कह दिया। बाकी सबने भी उसकी तायद कर दी। शाम होने को थी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ने भी रिपोर्ट दे दी थी कि जो कुछ भी था उसके खिलौनों में छुपा हुआ था। आम आदमी की निगाह उसके खुफिया फोन पर नहीं पड़ती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह के खिलौने बेचने वाला आदमी कोई खुफिया एजेंट भी हो सकता है। हालांकि होता ऐसा ही है। उसने अपने बचाव के लिए छोटी मोटी बैटरियां उसमें छुपाई हुई थी। मुझे उसकी सारी समझ आ गई थी। दोपहर से लेकर शाम तक संदीप ने मुझे उनके पाकिस्तान और खासतौर पर लाहौर में मौजूद नेटवर्क के बारे में आगाह कर दिया था। चंद अहम बंदे नजीर तारिक के डिपार्टमेंट ने पकड़ भी लिए थे। शाम होने तक वो बहुत सारी कामयाबियां हासिल कर चुके थे। सूरज गरूब हो चुका था। नौतिन कंवर ने बच्चन कंवर का पैगाम मुझे दे दिया था। वो उसे जिंदा सलामत चाहती थी। अब मैं सोच रहा था कि इतना कुछ हो जाने के बाद मैं अब संदीप कंवर को नहीं रख सकता था। उसे कानून नाफिज करने वाले इदारे को देना था, या फिर मैं अपने हाथों से उसे गोली मार दूं। मैं अपने कमरे में बैठा इसी सोच में गुम था कि हल्के से दरवाजा बजा और संदीप कंवर मेरे सामने आ गई। वो मेरे सामने चंद लम्हे खड़ी रही, फिर दोनों हाथ जोड़कर बोली, मैं तुमसे एक भीख मांगती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मना नहीं करोगे। बोलो। मैंने उसके चेहरे पर देखते हुए कहा तो वो लरसते हुए होंठों से बोली, इन सनील वर्मा को मारने की इजाजत दे दो। तुम मारोगी उसे? मैंने पूछा। हाँ, मैं अपने हाथों से मारूंगी या खुद उसके हाथों से मर जाऊंगी। उसने इंतहाई नफरत से कहा। इसका फायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं। और दूसरा, बच्चन कंवर तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या करना चाहती हो? मैं बच्चन कंवर के खलूस की कदर करती हूँ। मैं मर गई तो उस तक मेरा ये पैगाम पहुँचा देना कि मेरे अंदर की सिकनी बेदार हो गई है। वो सब समझ जाएगी। संदीप, मैं समझता हूँ कि तुम एक समझदार लड़की हो, यूँ अपनी जान गंवाने का फायदा तो बताओ। मैंने फिर उसे ये एहसास दिलाया तो वो चौंकते हुए मेरी तरफ देखने लगी। फिर चंद लम्हे सोचती रही। फिर अचानक उसने सर उठाया और बड़े पुरएतमाद लहजे में बोली, तो फिर तुम्हें एक बहुत बड़ा जुआ खेलना होगा। बहुत बड़ा रिस्क होगा उसमें। अगर ऐसा कर सकते हो तो बताओ, तुम्हारी बात भी रह जाएगी और मेरा मान भी। ये कहते हुए उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो कोई बहुत ही बड़ा फैसला कर चुकी है। मैं संदीप कंवर के चेहरे पर देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें फैली हुई थी और भुनुएं तक यूं तन गई थी जैसे कोई शेरनी बफर गई हो। उसका रंग सुर्ख हो गया था। उसके होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो यूं मेरी तरफ देख रही थी जैसे मेरा फैसला सुनने के बाद वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। मैंने चंद लम्हे उसकी तरफ देखते रहने के बाद उसका हाथ थामते हुए पूछा, कैसा जुआ, कैसा रिस्क? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरी जात पर एतमादी रिस्क है, यही जुआ होगा। उसने यूं कहा जैसे वो अपनी बात मुझसे मनवाना चाहती हो। चलो मान लिया, तुम जो चाहे करो, लेकिन बताओ करोगी क्या? मैंने पूछा। इस बारे में कुछ भी नहीं कह पाऊंगी, बस सनील वर्मा को मेरे हवाले कर दो और वो लोग भी जो तुमने पकड़कर जेल में रखे हुए हैं। उसके बाद मैं जानूं और मेरा काम।
उसने यूं कहा जैसे वो इन्हीं के बारे में कोई फैसला कर चुकी है। तभी मैंने एक लम्हे की भी ताखीर किए बिना कहा, ठीक है सनील वर्मा तेरे हवाले, तुम जो चाहो करो, और वो कैदी भी मैं तेरे हवाले करता हूँ, बस मैं यही चाहती हूँ। ये कहकर वो लम्हे भर को रुकी और मेरी आंखों में देखते हुए तेजी से बोली, मैं जो करना चाहती हूँ क्या उसका तमाशा देखना चाहते हो? अगर तुम दिखाना चाहो तो। मैंने उसके सरापे पर निगाह डालकर कहा तो वो बोली, तैयार हो जाओ, मैं सुनील वर्मा और उन कैदियों को लेकर बॉर्डर की जानिब जाऊंगी और जो तमाशा भी होगा वहीं बॉर्डर के करीब होगा और तुम मेरे साथ मेरे ही कैदी बनकर जाओगे, है मंजूर? उसने यूं कहा जैसे मुझे इशारा दे रही हो या फिर मुझे चैलेंज कर रही हो। एक बात तो ये थी कि वो मुझे बेवकूफ बनाकर अपने बंदे लेकर निकल जाएगी, और दूसरा वो वही कुछ ऐसा करने वाली थी जिससे उसकी नीयत के बारे में पता चल जाता। ये वाकईतन मेरे लिए चैलेंज था कि मैं एक ऐसे बंदे को उसके साथ जाने दूं जो सिर्फ मेरा ही नहीं मेरे वतन का भी दुश्मन हो। मंजूर है? मैंने कहा तो उसने यूं मेरी तरफ देखा जैसे उसे यकीन न आया हो। वो सोच रही होगी कि ये कितना बेवकूफ बंदा है जो मेरी सारी बातें मान गया है। तो फिर मंगाओ उन कैदियों को, उसने हतमी लहजे में कहा और बाहर की तरफ चली गई। वो जो कुछ भी करना चाहती थी ये तो वही जानती थी, लेकिन मेरे जहन में पूरा प्लान तैयार हो गया था कि वो जो भी करती मुझे अपना काम करना था। मैंने उस लम्हे नजीर तारिक को बुला लिया, उसके साथ ही सुलेमान और पानीता कंवर को भी कॉल कर दी। 5 मिनट के अंदर वो मेरे पास थे। मैंने इंतहाई एहतियात से संदीप कंवर की बात बताकर उन्हें अपना प्लान बता दिया। वो तैयार हो गए। तकरीबन 1 घंटा गुजरा होगा, वो 6 के 6 कैदी वहीं आ गए। सुलेमान ने मुझे सारी तैयारी का इशारा कर दिया तो मैं नीचे तहखाने की तरफ चल पड़ा। मेरे साथ संदीप कंवर भी थी। मैं जैसे ही तहखाने में गया वो 6 फर्श पर पड़े थे और सनील वर्मा अभी तक बिस्तर पर था। मैंने उसकी तरफ देखकर तंजिया लहजे में पूछा, मैंने तो तुम्हें जाने के लिए कह दिया था, तुम अभी तक गए नहीं? मैं जानता हूँ जमाल, मेरा यहाँ से जाने का मतलब होगा कि मैं अपनी मौत पर खुद ही मोहर लगा दूं। तुम खुद को आजमाओ, मुझे खुद गोली मार दो, ये अलग बात है। उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है? संदीप कंवर ने कैदियों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। कैदी को क्यों बुलाया जाता है? इनसे पूछताछ के लिए या फिर उन्हें अगले जहान पहुंचाने के लिए? मैंने कहा तो उसी लम्हे संदीप कंवर ने इंतहाई सरत के साथ पिस्टल निकाल लिया और उतनी ही तेजी से मेरी कनपटी पर रखते हुए बोली, ये तुम्हारा ख्वाब है जमाल, जो पूरा नहीं होने वाला। अब तुम हमें यहाँ से बाहर लेकर जाओगे नहीं, बल्कि तुम हमारे साथ जाओगे जहाँ हम ले जाना चाहेंगे। ये कहकर उसने सबकी तरफ देखा। उनमें जैसे जिंदगी की लहर दौड़ गई थी। वहाँ मौजूद गार्ड उन्हें देखते ही रह गए। सनील वर्मा तेजी से बेड पर से उठ गया। वो तेजी से नीचे उतरते हुए बोला, वाह संदीप वाह, ये होती है तरबियत, चलो इन गार्ड से असला छीन लो। उसने कहा तो उन कैदियों में हरकत आ गई। वो एक दूसरे का हाथ खोलने लगे। उससे पहले कि वो हाथ खोलकर गार्ड से असला छीनते, तहखाने के सिरे पर कई गार्ड्स आगे, उनमें सबसे आगे सुलेमान था। खबरदार किसी ने हिलने की कोशिश की तो, सुलेमान ने बारोब लहजे में कहा तो सभी अपनी जगह ठटके। तुम जो कोई भी हो, अगर एक गोली भी चलाई तो ये जमाल नहीं बचेगा। हमें निकलने का रास्ता दे दो तो अच्छा है, वरना मैं इसे मार दूंगी। संदीप कंवर ने बफरे हुए अंदाज में कहा, ये तुम्हारी भूल है कि तुम यहाँ से निकल सकती हो। सुलेमान ने जवाबन कहा तो संदीप कंवर ने उन सबको बाहर निकलने का इशारा किया। तभी मैंने हाथ के इशारे से सुलेमान को रोक दिया। वो सब अफरा तफरी में तहखाने से बाहर निकल के आखिर में संदीप कंवर और मैं निकले। सामने ही हाईएस वैन खड़ी थी जिसमें उन कैदियों को लाया गया था। वो सब उसमें बैठ के मुझे संदीप कंवर ने उन्हीं के साथ बिठाया और खुद भी मेरे साथ बैठ गई। वैन चल पड़ी। उन्हीं कैदियों में से एक ड्राइविंग कर रहा था। सनील वर्मा उसके साथ बैठा हुआ था। उससे पिछली नशिस्त पर मैं और संदीप और बाकी सब पीछे थे। जैसे ही मॉडल टाउन से बाहर निकले सनील वर्मा बोला, यार तुम इस कदर चूहे साबित होगे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। एमी तुम्हें पकड़ने के लिए इतना प्लान बनाया, बेचारा कितने आराम से हमारे साथ जा रहा है। खैर, संदीप कंवर उसका फोन निकाल कर तो मुझे देखो तो सही, हमारे काम आ सकता है या नहीं। इसका फोन वो क्या करना है? संदीप कंवर ने मेरी जेब में हाथ डालते हुए कहा, अरे रास्ता देखना है, दूसरी तरफ BSF वालों से राब्ता करना है जहाँ हमारे यार जमाल का स्वागत होगा और बड़ा अच्छा होगा। ये कहकर वो कहका लगाकर हंस दिया। संदीप ने मेरी तलाशी ली और फोन निकालकर उसे दे दिया। वो फोन के साथ क्या करने लगा ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चंद लम्हों के बाद ही उसने कॉल मिला ली। कुछ देर बाद ही उसका राब्ता हो गया। वो कोड वर्ड्स में अपनी शनाख्त कराता रहा। जैसे उसकी शनाख्त मुकम्मल हुई उसने फोन बंद कर दिया। 2 मिनट बाद उसे कॉल आ गई जिसे वो रिसीव करते हुए बोला,
मैं इन सब को लेकर आ रहा हूँ जो पकड़े गए थे। ये सब संदीप कंवर की बहादुरी की वजह से हुआ, इसीलिए हमारे टारगेट को पकड़ा भी है और उसे कैदी बनाया है। फिर दूसरी तरफ सुनते रहने के बाद बोला, हमें बताया जाए कि हम कहाँ आए ताकि वहाँ से महफूज तरीके सरहद पार कर सके। ये कहकर वो दोबारा खामोश हो गया। चंद लम्हे बाद ठीक है कहकर फोन बंद कर दिया। क्या आगे बंदोबस्त हो गया? संदीप कंवर ने पूछा तो वो बोला, हो गया, हमें यहाँ अटारी से जनूब की तरफ जाना होगा, उसकी डायरेक्शन अभी मिल जाएगी। ये कहकर उसने कहा और खामोश हो गया। कुछ देर यूं ही खामोशी में गुजर गई तो एक कैदी ने तंजिया अंदाज में कहा, सनील जी जरा इस शोरमे को थोड़ा सबक ना देते, मेरा हाथ भी खुल जाएगा और ये भी जरा ढीला हो जाएगा। ओए चुप करके बैठ, सरहद के उस तरफ अभी कोई हंगामा नहीं करना, इधर जाकर जो मर्जी करना उसके साथ। संदीप कंवर ने हतकामेज अंदाज में कहा तो फिर से खामोशी छा गई। इस दौरान सनील वर्मा को डायरेक्शन मिल गई थी। वो ड्राइवर को बताने लगा कि किधर जाना है। तभी मैंने कहा, सनील अब जबकि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ तो तुम जो चाहो मेरे साथ सलूक करो, मैं रहम की भीख नहीं मांगूंगा। तुम चाहे मुझे अभी गोली मार दो, लेकिन इतना बता दो कि तुम्हारे यहाँ आने का इतना प्लान बनाने का मकसद क्या था। मेरे यूं कहने पर उसने कहका लगाया और फिर बोला, मैं नहीं समझता कि तुम इतने भोले हो या फिर अहमक हो। खैर जो भी हो, तुम्हारे बारे में हमारे इदारों ने बहुत गलत अंदाजा लगाया है। तुम एक मक्खी और हमारे इदारों में हाथी बने हुए थे। खैर उनकी गलतफहमी तो अब दूर हो ही जाएगी। मैं तुम्हें बता दूं कि हमारा प्लान क्या है। मैं सुन रहा हूँ, मैंने कहा। दुश्मन को दो तरह से जेर किया जाता है, ताकत से या अकल से। तुम चाहो तो उसे साजिश कह सकते हो। हमने पहला नहीं दूसरा तरीका इस्तेमाल किया है। पहला इसलिए नहीं कि तुम डरपोक हो, मैंने जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए कहा तो वो भड़क कर बोला, ओए डरपोक होते तो तेरी देश में घुसकर तुझे अपने साथ न ले जा रहे होते। खैर ताकत से इसलिए नहीं कि अब दोनों देशों के पास एटमी ताकत है, ताकत का तवाज़ुन है। अब ताकत का इस्तेमाल करने के लिए न जाने कितनी बार सोचना पड़ेगा। जाहिर है हर देश अपनी हिफाजत और दिफा के लिए अपना पूरा जोर लगा देगा। सो दूसरा रास्ता है अकल, और अकल ये कहती है कि तुम लोगों में से वो सोच ही छीन ली जाए जिससे तुम लोगों में वो खूबू ही ना रहे जिसके बलबूते पर तुम लड़ते हो। हमने प्लान किया कि तुम्हारे जिहाद का रुख तुम्हारी तरफ ही मोड़ दिया जाए और तुम अपने गले खुद ही काटते रहो, कभी इलाकाई बुनियाद पर, कभी जुबान की बुनियाद पर, कभी मजहब के नाम पर और कभी कल्चर के नाम पर। फिरकावारियत तुम्हारी जड़ों में है। तुम अपने आप को तल्फ करने का नाम जिहाद रख दो, ये हमारा मकसद है। तुम्हारी नस्ल खोखली और कमजोर करना हमारा मकसद है। तुम्हारे अंदर खलबशार पैदा करना हमारा मकसद है। हमारा टारगेट तुम्हारी नई नस्ल है। जरा सोचो, तुम्हारी कौम के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत डाल देना, फिसाद बर्पा कर देना एटमी तबाहकारी से भी ज्यादा तबाही है। तुम खुद ही एक दूसरे की तलफी करते रहो, किसी दुश्मन की तरफ निगाह उठाकर देखने की तुम में हिम्मत ही ना हो। ये तो तुम्हारे बड़े कब से करते चले आ रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा, मैंने उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। होगा, क्यों नहीं हो रहा है। खैर जरा सोचो, जब भारत में इस्लाम नहीं आया था तो क्या था? यही ना कि कलमा आ गया मतलब इस्लाम आ गया, और जब कलमा ही नहीं रहेगा, वो रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बलबूते पर तुम्हारी कौम खड़ी है वो कलमा ही निकल जाएगा, तो वैसा ही माहौल होगा जैसे इस्लाम आने से पहले था। यही हिंदू का ख्वाब है और हम अपना ख्वाब पूरा करके रहेंगे, इसलिए हमने इदारा बनाया, तरबियत दी और संदीप कंवर की तरह तुम्हारी कौम की रगों में जहर घोल दिया। आखिरी लफ्ज कहते हुए उसने लफ्ज नफरत में लथड़े हुए थे। शायद वो मजीद बात करता, लेकिन उसी वक्त उसका फोन बज उठा था। वो फोन सुनने लगा। सरहद पार राब्ता हो गया था। तकरीबन 1 घंटे तक कच्ची सड़क पर चलते रहने के बाद सरहद पर लगी बाढ़ की रोशनी वाज़े दिखाई देने लगी। मेरे ख्याल में सरहद का भी 1 किलोमीटर से ज्यादा फासला था। तभी सनील वर्मा ने ड्राइवर को रुक जाने का इशारा करते हुए कहा, यहीं रोक दो, यहाँ से पैदल चलते हैं, कहीं रेंजर्स के हत्थे न चढ़ जाएं। इधर ही रोक दूं या? ड्राइवर ने पूछना चाहा तो संदीप कंवर ने तेजी से कहा, इधर अंधेरे में रोकना, इस तरफ। दरख्तों के एक झंड के पास ड्राइवर ने वैन को रोक दिया। संदीप कंवर मुझे लेकर पहले ही उतर गई तो बाकी उतरे। सनील वर्मा मेरे फोन पर सिमत देख रहा था। कुछ देर बाद उसने सर उठाते हुए हाथ का इशारा करते हुए कहा, इस तरफ से सीधा जाना है, चलो। एक कैदी ने कहा तो संदीप कंवर ने मेरे चेहरे पर देखा। मैंने कांधे उचका दिए। तभी वो बोली, नहीं अभी ठहरो, मैंने तुम लोगों से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें? सनील वर्मा ने हैरत से पूछा तो संदीप कंवर ने हाथ में पकड़ा हुआ पिस्टल उसकी तरफ उछाल दिया। वो उसने हाथ बढ़ाकर थाम लिया।
اس کا میگزین دیکھو، اس میں کوئی بلٹ نہیں ہے۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ اس نے اسے حیرت سے سرسراتے ہوئے لہجے میں پہلے مجھے اور پھر سندیپ کنور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا میگزین دیکھو، کہیں بھول میں نہ رہنا۔ سندیپ کنور نے باروب لہجے میں کہا۔ اس نے جلدی سے میگزین دیکھا، وہ خالی تھا۔ یہ کیا؟ اس نے پوچھا تو سندیپ نے اس کی انسنی کرتے ہوئے کہا، وہاں ہوتے تو جمال تم لوگوں کو کسی نہ کسی ادارے کے حوالے کر دیتا۔ میرے کہنے پر یہ تم لوگوں کو یہاں تک لایا تھا کہ میں تم لوگوں سے بات کر سکوں۔ وہ یوں بول رہی تھی جیسے خود پر بے بہا قابو رکھے ہوئے ہو، اور اتنا کچھ کہتے ہوئے اسے خود پر بہت زیادہ جبر کرنا پڑ رہا ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم، اور کیا بات؟ لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اس نے نیفے اڑسا ہوا ایک پسٹل نکالا اور میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے پکڑ لیا اور اس کا میگزین دیکھا جو بھرا ہوا تھا۔ سامنے کھڑے سارے لوگوں کے چہرے ایک دم بدل کے تبھی سندیپ کنور نے اس کی طرف دیکھ کر نفرت سے کہا، بات یہ ہے سنیل، اس بندے نے مجھے یہ باور کرا دیا کہ میں ایک سکنی ہوں، اور تم نے اور تمہارے آقاؤں نے اپنی غلیظ سوچ کی وجہ سے مجھے ایک کتیا بنا کر رکھ دیا۔ ایسا ہی ہے نا؟ وہ کچھ نہیں بولا تو وہ چیختے ہوئے ہذیانی لہجے میں بولی، بولتے کیوں نہیں ہو؟ تم نے میرا بدن نوچ نوچ کر مجھے غلیظ کیا ہے کہ نہیں؟ مجھے کتیا بنایا ہے کہ نہیں؟ یہ ایسی باتیں کرنے کا وقت نہیں، اس نے ہراساں ہوتے ہوئے کہا تو سندیپ کنور کا رخ ذرا فاصلے پر کھڑے قیدیوں کی طرف ہو گیا۔ وہ ان کے سامنے گئی اور اپنے بازو پھیلاتے ہوئے بولی، سرحد کے اس طرف تھی تو یہ لوگ مجھے نوچتے رہے، جسم پیش کرنے کے طریقے بتاتے رہے، سرحد کے اس طرف بھیج دیا کہ اپنا بدن لوگوں کو پیش کروں اور ان کے ہندو کا ایندھن بنوں۔ سنگو سوچوں گرو کی ایک کنور کو ان لوگوں نے کیا بنایا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایسا تمہاری کسی بہن کے ساتھ ہوتا تو کیا ہوتا۔ میں تو تم لوگوں کو دعوت دیتی ہوں، آؤ تم لوگ بھی آؤ، سکنی سے بنی ہوئی کتیا کا بدن نوچو، کیونکہ میرے سامنے سنگھ کھڑے ہیں جنہیں گروؤں نے تو شیر بنایا تھا، اور یہ کتے بنے اپنی بہن کو کتیا بنا دیکھ رہے ہیں۔ میں آرام سے مر سکوں گی کہ صرف کنور ہی نہیں، سنگھ بھی کتے بن گئے ہیں۔ آؤ سنگھو آؤ۔ وہ انتہائی جذباتی انداز میں کہتے ہوئے اپنی شرٹ اتارنے لگی، یہاں تک کہ اس کا سینہ برہنہ ہو گیا۔ بس کر بہن، ہوش آ گیا، تو کپڑے مت اتار۔ ان میں سے ایک قیدی نے آگے بڑھ کر غصے میں کہا تو وہ نفرت سے چنگاڑتے ہوئے بولی، یہ تو مسلمانوں کو ان کا کلمہ بھلا رہے ہیں، ان کی اتنی جرت ہوگی کہ یہ ہمیں 84 بھلا رہے ہیں، دربار صاحب کی تجدید بھلا رہے ہیں، سنگھوں کے بچوں کا قتل بھلا رہے ہیں۔ اوے سنگھوں، کتے بننا ہے یا سنگھ؟ میں سمجھ کیا تو کیا چاہتی ہے؟ اسی سکھ قیدی نے جذباتی لہجے میں کہا۔ سندیپ کنور نے کھلی ہوئی شرٹ کے بٹن بند کرنا شروع کر دیے، تبھی اس قیدی سنگھ نے زوردار نعرہ لگایا، جو بولے سو نہال۔ باقی تین کے ساتھ سندیپ کنور نے بھی نعرہ لگایا، ست سری اکال ہو۔ یہ کہتے ہی وہ قریب کھڑے دونوں قیدیوں پر ٹوٹ پڑے۔ دونوں نے ایک کو پکڑ لیا تھا۔ اسی لمحے سنیل ورما بھاگا تو سندیپ کنور اس کے پیچھے لپکی۔ وہ پہلے ہی زخمی تھا، اس نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا، تڑپ کر لڑکا اور زمین پر گر گیا۔ سندیپ کنور اس پر جھکی اور اسے جا کر پکڑ لیا۔ اس نے پوری قوت سے اس کے سر پر ٹھوکر ماری۔ اب وہ اٹھ کر بھاگ نہیں سکتا تھا، سندیپ نے اسے قابو کر لیا تھا۔ دوسری طرف وہ چاروں سکھ ان دونوں ہندو قیدیوں کو مار رہے تھے۔ وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر ان سے معافی مانگ رہے تھے، لیکن سکھوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دو سکھوں نے ایک قیدی کی ایک ایک ٹانگ پکڑ لی، اسے گھمانے لگے، تیز تیز گھماتے ہوئے اسے ایک درخت میں دے مارے۔ اس کا سر پٹک گیا، اس کی چیخ بھی نہ نکلی اور وہ مر گیا۔ دوسروں نے دیکھا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا اور دوسرے کو بھی مار دیا۔ وہ دونوں ہندو قیدی قریب پڑے ساکت ہو چکے تھے۔ سنیل ورما زمین پر پڑا ہوا پیچو تاپ کھا رہا تھا، اس کے قریب پڑا فون بج اٹھا۔ سندیپ نے ایک سنگھ کو اشارہ کیا کہ وہ سنیل کو پکڑے اور فوراً فون کی طرف لپکی، اسے اٹھایا اور ذرا دور ہو کے اس نے فون ریسیو کیا تو دوسری طرف سے کہا گیا، کہاں تک پہنچے؟ ہم پھنس گئے ہیں، شاید رینجر کو پتہ چل گیا، اب تک ہمارے 2 بندے مارے جا چکے ہیں اور سنیل کو گولی لگ گئی ہے، وہ زخمی ہے، میں اسے لے کر چھپی ہوئی ہوں۔ کیا تم بارڈر تک پہنچ سکتی ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں کوشش کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت پڑے، اس نے کراتے ہوئے کہا جیسے وہ بھی شدید زخمی ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ دوسری طرف پوچھا گیا۔ نہیں، میں زخمی ہوں، اس نے تیزی سے کہا۔ دیکھو ابھی میں ایک شعلہ فائر کرتا ہوں، تم غور سے دیکھ کر بتانا کہ کتنی دور ہو، تمہیں بھی ہماری سمت کا اندازہ ہو جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، اس نے جواب دیا تو اسی لمحے کافی دور ایک شعلہ آسمان کی طرف لپکا، اسے دیکھ کر وہ بولی، ٹھیک، میں اسی جانب ہی بڑھتی ہوں۔ تبھی فون بند ہو گیا، اس نے فون مجھے دے دیا اور سنیل کو اٹھا لیا۔ وہ اس پر تشدد کرنا چاہتی تھی، تبھی میں نے کہا، سندیپ کیا کرنا چاہتی ہو؟ اسے اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتی ہوں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہاں چھوڑ دینا چاہتی ہوں تاکہ جانور اسے کھا لیں، اس نے انتہائی نفرت سے کہا۔ اور پھر میں نے پوچھا،
मैं वापस उसी इदारे में जाऊंगी। उसने अपना इरादा बताया। नहीं, इसे साथ लेकर जाओ, ये तुम्हारी वफादारी का सबूत होगा। मैंने कहा तो वो एकदम से समझ गई। उसने मेरे हाथ में पकड़ा हुआ पिस्टल लिया और उसकी पुष्ट पर दिल के करीब फायर कर दिया। वो एक लम्हे को तड़पा और फिर साकित हो गया। संदीप ने मेरी तरफ देखा, फिर एकदम से पलटकर बाढ़ की सिम चल पड़ी। उन चारों कैदियों ने सनील की लाश को उठाया और भाग खड़े हुए। जब वो काफी दूर चले गए तो मैं उन पर गोलियां चलाने लगा, यहाँ तक कि वो अंधेरे में गायब हो गए। मैं पलटा तो मेरे पीछे फोर्सेस के कई जवान खड़े थे, उनके साथ नजीर, तारिक और सुलेमान खड़े थे। फोर्सेस ने लाशों को कब्जे में ले लिया। मैंने एक तवील सांस ली और पलट कर कार में जा बैठा। सभी समझ रहे थे कि इस ऑपरेशन में गवाया कुछ नहीं था, लेकिन पा बहुत कुछ लिया था। हम वापसी के लिए चल दिए। उस वक्त रात काफी गहरी हो गई थी। उस वक्त मुझे संदीप कंवर बहुत याद आ रही थी। ओगी पंड पर सूरज ने भी किरणें निछावर नहीं की थी। जसपाल सिंह छत पर टेरेस के साथ खड़ा मशरिक की तरफ उस नारंगी रोशनी को देख रहा था जहां से सूरज उभरने वाला था। उसके सामने फसलें और दाएं जानिब तारकोल की सड़क थी। पीछे ओगी पिंड था। वो काफी हद तक टेंस था। उसके दिमाग में अनुजियत का इलेक्शन था। उसे ये नहीं था कि अगर अनुजियत सिंह जीत गया तो क्या होगा, बल्कि वो यही सोचता चला जा रहा था कि अगर हार गए तो फिर क्या होगा। इस इलेक्शन मुहिम में कितने दुश्मन पैदा हो गए, किस किस के साथ कैसे निपटना होगा। पहली बार वो पूरा इलाका फिरा था। उसने पंजाब के उस खित्ते को देखा जो आबादी के लिहाज से घना था, लेकिन उस पर वो बुनियादी सहूलतें अभी तक मैसर नहीं थी जो उन लोगों को मिलनी चाहिए थी। हारने के बाद फिर क्या होगा? क्या वो उन लोगों के लिए आवाज उठा सकेगा? वो यही सोचे चला जा रहा था कि उसने अपने कांधे पर नरम सा हाथ महसूस किया। वो समझ गया कि सवाए हरप्रीत के दूसरा कोई नहीं हो सकता। वो धीमे से पलटा तो वो गहरे सब शलवार सूट में उसके सामने थी। उसके एक हाथ में छोटी सी ट्रे थी जिसमें चाय के 2 मग रखे हुए थे। उसने ट्रे जसपाल की जानिब बढ़ाया। जसपाल ने खामोशी से मग उठाया और मशरिक की जानिब देखने लगा। तभी हरप्रीत उसके साथ टेरेस पर आकर खड़ी होगी। उसने मग से सिप लिया और बोली, मैं ये नहीं पूछूंगी कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। जो रब चाहेगा वही होगा। होगा तो वही जो रब चाहेगा। बस ऐमी ख्याल आ रहे हैं कि अगर अनुजियत ये इलेक्शन ना जीता तो फिर। उसने कहना चाहा, लेकिन हरप्रीत ने उसकी बात कता करते हुए कहा, हमारे लिए ज्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। तो कोई बात नहीं, वो भी देख लेंगे, जो मर्जी हो वाह गुरु की। कल वोट डाले जाने हैं और शाम तक पता चल जाएगा कि हमारे लिए मुस्तकबिल में क्या है। खैर, आज क्या कर रही हो? जसपाल ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, वैसे तो आज रसूलपुर कलां जाना है। वहाँ पूरे इलाके से लड़कियां और औरतें इकट्ठी हो रही है इलेक्शन कैंप के लिए। उसके बाद शाम के वक्त नकोदर में अमरदास कॉलोनी में बाबा मुराद शाह के दरबार पर हाजिरी देना है। मुमकिन है साईं लाठी शाह से भी मुलाकात हो जाए। उसके बाद फरागत है, बाकी जो तुम कहो। ठीक है, तुम करो अपना काम, कल शाम के बाद हम मिलेंगे, जसपाल ने संजीदगी से कहा और मग से बड़ा सा सिप लिया। वो कुछ नहीं बोली, बस उसके साथ खड़ी चाय पीती रही। उसी खामोशी में उसका सेल फोन बजा तो जसपाल ने स्क्रीन पर देखा, नोतिन कौर का फोन था। हाँ नोतिन, कैसी और कहाँ हो? मैं जालंधर में हूँ, फार्म हाउस पर। वो बात करनी थी जिसका मशवरा रात हुआ था, वो हो गई है, डन हो गया मामला। मैंने यही बताना था। और दूसरा, संदीप आ गई है, अमृतसर के फौजी अस्पताल में है इस वक्त। नोतिन ने कहा, अब मुलाकात कब तक हो सकेगी उससे? जसपाल ने पूछा तो वो बोली, अभी तो वो सख्त निगरानी में होगी, पता नहीं कब उसे आज़ादी मिलेगी, कितनी तफ्तीश से गुजरना पड़ेगा उसको, अभी उसके बारे में मत सोचो। ओके, उसने एकदम से कहा और फिर फोन बंद कर दिया। तभी हरप्रीत बोली, मेरे साथ चलो, सारा दिन इकट्ठे गुजारेंगे। ठीक है, मैं तैयार होकर आता हूँ, तुम नाश्ता लगाओ, जसपाल ने एकदम से कहा तो हरप्रीत मुस्कुराते हुए खाली मग लेकर वापस पलट गई। जसपाल फिर से मशरिक की तरफ देखने लगा जहाँ सूरज ने सर उभार लिया था। रसूलपुर कलां से वापसी पर जब हरप्रीत कौर के साथ जसपाल बाबा मुराद शाह दरबार की जानिब चले तो उनके साथ लोगों का एक जमे गफीर था। यूं लग रहा था जैसे एक बड़े जुलूस की शक्ल में जा रहे हैं। उस तरह किसी भी सरगर्मी पर हुकूमत की तरफ से पाबंदी थी। कल इलेक्शन होना थे, सो वहीं लोगों को समझा बुझा दिया गया। कुछ ही देर बाद जुलूस मुंतशिर हो गया। जिस वक्त वो नकोदरा अमरदास कॉलोनी में दरबार पर पहुंचे उस वक्त चंद लोग ही उनके साथ थे।